गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं गांधी स्मारक उच्च विद्यालय से बबीता कुमारी, भूगोल की शिक्षिका, आप लोगों को आज इकाई 1 का पाठ 7 जो शुरू होता है, जिसका शीर्षक है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप जो शब्द से ही स्पष्ट है कि मानव के द्वारा किया जाने वाला क्रियाकलाप, अर्थात मानव अपने जीवन यापन हेतु जिस प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है उसे मानवीय क्रियाकलाप कहा जाता है। जीवन यापन यानी अपने भोजन के लिए या जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो जिस प्रकार के क्रियाओं को संपादित करता है मानवीय क्रियाकलाप कहलाता है। यूएनओ के द्वारा मानवीय क्रियाकलाप को या मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहले भी जनसंख्या के चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। पहला है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा द्वितीय क्रियाकलाप, तीसरा तृतीय क्रियाकलाप और चौथा चतुर्थ क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप वैसी क्रियाएं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप, फिर से रिपीट करें तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत वैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन हम किसे बोलेंगे, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जो उपलब्ध हैं हमारे आसपास, जो प्रकृति के द्वारा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए गए हैं, वैसे संसाधनों का उपयोग मानव जब प्रत्यक्ष रूप से करता है तो उसे प्राथमिक क्रियाकलाप का नाम दिया जाता है। उदाहरण के स्वरूप आप देख लीजिए, कृषि करना। मानव कृषि करता है, प्रकृति में उपलब्ध है उपजाऊ भूमि, जल, जिनका उपयोग वो क्या करता है, किसी पौधे को उगाने में और उसे अनाज की प्राप्ति में वो करता है। दूसरा वैसे ही हो गया आपका आखेटन या शिकार करना। आखेटन का मतलब होता है शिकार करना। जंगल में हम लोग जाते हैं, जंगल में जानवर को बनाया नहीं जाता है, जानवर प्रकृति के द्वारा अपने आप उपलब्ध कराए जाते हैं, उनका हम लोग शिकार करते हैं। उनके जो खाल होते हैं, उनका जो मांस होता है, उनकी जो हड्डियां होती हैं, उनका हम लोग अपने उपयोग में उनको लाते हैं। तीसरा है संग्रहण। वन से प्राप्त होने वाले जितने भी उत्पाद हैं उन सब का, जैसे लकड़ी हो गए, लकड़ी का उपयोग हम लोग जलावन के रूप में करते हैं, फर्नीचर के रूप में करते हैं, मकान निर्माण में हम लोग करते हैं, भवन निर्माण में करते हैं। तो ये क्या हो गया, संग्रहण। वन से और हमें कंदमूल की प्राप्ति होती है, जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है, फल फूल की प्राप्ति होती है। अगला मत्स्यन या मत्स्यन और पशुचारण। मत्स्यन, जल से हम लोग मछली मारने का काम करते हैं। पशुचारण, पशुओं को चराने या पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद है उनका उपयोग हम लोग प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। इसी के अंतर्गत खनन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप में इसलिए सम्मिलित किया जाता है क्योंकि यह जमीन से सीधे खोद कर इसको निकाला जा रहा है। हाँ, ये बात और है कि खनन जब वृहद पैमाने पर हो जाता है तो उसे प्राथमिक क्रियाओं के क्षेत्र से निकाल करके उसे द्वितीय क्रियाओं में शामिल कर लिया जाता है। अगला है आपका द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत वैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप में उपयोग किए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग हम लोग इसके अंतर्गत कच्चे माल के रूप में करते हैं। कच्चे माल को हम लोग फिर से उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करने किसी फैक्ट्री में इसका उपयोग करते हैं और फैक्ट्री उसके स्वरूप को, जो प्राथमिक स्वरूप है, उस प्राथमिक स्वरूप को बदल करके नए स्वरूप में इसको या नए उत्पादित वस्तुओं के रूप में इसको निर्मित किया जाता है। और इसका निर्माण छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि बहुत बृहद पैमाने पर होता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें गेहूं चूंकि क्या है, वो प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पादित किया जाने वाला पौधा है। गेहूं का हम लोग उपयोग किस में कर रहे हैं, ब्रेड और बिस्किट बनाने में। ये हम लोग किसी फैक्ट्री में या किसी संस्था में हम लोग उसे नवीनतम जो तकनीकी है उसके आधार पर उसका उपयोग करते हुए उसका रूप परिवर्तित करते हैं, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन करते हैं और उसका उत्पादन बृहद पैमाने पर करते हैं। वैसे ही कपास से कपड़ा तैयार करना। कपास क्या है, वो भी प्रकृति के द्वारा कृषि से प्राप्त किया जाने वाला एक संसाधन है।
उसका उपयोग हम लोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और उस कपास से रेशा तैयार कर और रेशा से फिर कपड़े का निर्माण किया जाता है। अपने मनपसंद जो कपड़े हैं उस कपड़े का उपयोग हम लोग या तो साड़ी बनाने में, सूट बनाने में या शर्ट पैंट ये सब बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। वैसे ही अगला उदाहरण अगर हम लोग ले लौह अयस्क, लौह अयस्क भी क्या है, प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला एक संसाधन है। उस संसाधन का उपयोग हम लोग उद्योगों में ले जाकर के क्या करते हैं, उससे लोहा तैयार, शुद्ध लोहा तैयार किया जाता है और शुद्ध लोहा में और अयस्कों को मिला, शुद्ध लोहा में और धातुओं को मिला करके उससे फिर मजबूत प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग हम लोग आजकल देखते हैं सुई से लेकर के बड़े बड़े जो जहाज है इनका निर्माण किससे किया जाता है, उसी लोहे से किया जाता है। अगला है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत वैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप के वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग करता है। इसके अंतर्गत अधिकतर सेवाओं को शामिल किया जाता है। जितनी प्रकार की सेवाएं हम लोग देख रहे हैं, या तो हम लोग बैंक की सेवा है, बैंक से ऋण लेने की जो सेवा है, या परिवहन है, संचार है, उत्पादन करने हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो प्रशिक्षण करने की जो सेवाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सेवाएं हैं, अध्यापक की सेवाएं हैं, बैंक की सेवाएं हैं, मतलब जितने प्रकार की सेवाएं हैं सारी सेवाओं को तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार की क्रियाओं में और विकास और नए नए तकनीकों को लाने हेतु जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन संभव हो सके और लोगों का जो स्तर है, लिविंग और स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा अच्छा हो सके, इसलिए इस अनुसंधान या शोध संबंधी प्रक्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है, जिसे हम लोग चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये हमारा हो गया मानवीय क्रियाकलाप, मतलब विश्व में जितनी प्रकार की क्रियाएं की जाती है, चाहे वो पेट भरने के लिए हो या नवीन शोध करने के लिए हो, इन सारी क्रियाओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यदि हम लोग इसे वृहत रूप में देखें तो पहला प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि आता है। कृषि, सबसे पहले कृषि किसे कहा जाता है? कृषि मिट्टी पर एक बीज को बोना और बीज बोने के बाद जब उससे अन्न की प्राप्ति होती है या फल की प्राप्ति होती है, वो कृषि का रूप कहलाता है। कृषि को कई भागों में विभाजित किया गया है या कृषि के कई प्रकार हैं। आप स्थान विशेष पर इसका प्रकार का विभाजन करेंगे, इसकी उपयोगिता के आधार पर विभाजित करेंगे। फिलहाल आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके आधार पर ये प्रकार बताए गए हैं, 6 प्रकार। पहला है आपका गहन कृषि, दूसरा स्थानांतरित कृषि, तीसरा रोपण कृषि, चौथा व्यापारिक कृषि, पांचवा मिश्रित कृषि और छठा जीवन यापन हेतु कृषि। जीवन यापन हेतु कृषि। गहन कृषि वैसी कृषि जिसमें निश्चित भूभाग पर अगर हमारे पास भूमि कम है और हमें ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता है तो निश्चित भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हेतु हम नवीन तकनीक जैसे उन्नत प्रकार के बीज, उन्नत प्रकार के खाद का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन की मात्रा जो है अधिक हो जाती है। इस प्रकार की कृषि को गहन कृषि का नाम दिया जाता है। ये आजकल जब से जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसके बाद से इस प्रकार की कृषि पर ज़्यादा प्रमुखता दिया जा रहा है। इसके पहले हम लोग लास्ट में जो जीवन निर्वाह कृषि है वो हम लोग करते थे। जीवन निर्वाह कृषि का अर्थ क्या हुआ कि अपने आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जिस प्रकार की हम लोग कृषि करते हैं वो जीवन निर्वाह कृषि। इसमें व्यापार नहीं होता है, इसमें किसी को दान नहीं दिया जाता है, सहयोग के लिए अलग है, लेकिन जो जीवन निर्वाह कृषि है वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादित किया जाता है। दूसरा है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि शुरुआत के समय में जब लोगों को यह ज्ञान हुआ कि कृषि किस प्रकार से किया जाता है, उस समय हमारे पास क्षेत्रफल अधिक थे। कृषि से संबंधित जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी अधिक थे, इसलिए
जनसंख्या एक जगह जब निवास करती थी 2-4 साल उस स्थान पर जब कृषि कर लेते थे, उसकी उपजाऊ क्षमता जब खत्म हो जाती थी, वो उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जा करके बसते थे। वहाँ पर जंगलों को साफ करके उनको खेत के लिए तैयार करते थे और वहाँ कृषि उत्पादित करते थे। वो कृषि उत्पादन करने के बाद जब 5 से 10 वर्षों के बाद जब उस भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती तो फिर वो किसी तीसरे स्थान में चले जाते थे। तो इस प्रकार स्थान बदल बदल कर कृषि करने की जो पद्धति है वो स्थानांतरित कृषि के नाम से जानी जाती है। इसे हम लोग झूमिंग कृषि भी कहते हैं। अगला है आपका रोपण कृषि। रोपण कृषि आज के जो आधुनिक युग हैं जिसमें व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे कृषि हैं जो अधिक से अधिक मुनाफा हो, जिसमें अधिक मात्रा में पूंजी भी लगाया जाता है और अधिक मात्रा में उत्पादन और मुनाफा नकदी फसलों के रूप में इस प्रकार की रोपण कृषि का रोपण कृषि के पद्धति को अपनाया जाता है। रोपण कृषि के अंतर्गत जैसे रबड़ की खेती हो गई, चाय की खेती हो गई, कहवा की खेती हो गई या अनानास की खेती हो गई, केला की खेती हो गई, इसे रोपण कृषि के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। उसी के रूप में व्यापारिक कृषि है। व्यापारिक कृषि जिसे हम लोग शब्द से ही जान रहे हैं कि ये व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। व्यापारिक कृषि व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें चाहे तो वो खाद्यान्न के रूप में उसका उत्पादन हो रहा हो, फलों के रूप में उसका उत्पादन हो रहा हो, फूलों के रूप में उसका उत्पादन हो रहा हो। ऐसी कृषि की वह पद्धति जिसका उत्पादन सिर्फ व्यापार के दृष्टिकोण से किया जा रहा हो, व्यापारिक कृषि कहलाता है। 5वां नंबर है हमारा मिश्रित कृषि। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में ये पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? मिश्रित कृषि वैसी कृषि जिसमें फसलों को मिला करके नहीं, बल्कि फसल और पशुचारण, फसलों का उत्पादन के साथ साथ पशुचारण भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। वैसी कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है, जिसमें जब पशुओं का हम लोग पशुपालन करते हैं तो उससे जो गोबर मिलता है उसका उपयोग हम लोग कृषि में उसकी उत्पादकता को खाद के रूप में, उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाद के रूप में करते हैं, और फसलों से जो अवशिष्ट मिलता है उस अवशिष्ट को हम लोग पशुओं के लिए चारा के रूप में करते हैं। इसे मिश्रित कृषि का नाम दिया जाता है। छठा, आपको पहले भी बता दिया जा चुका है कि जीवन निर्वाह कृषि वैसी कृषि जो अपने और अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए उत्पादित किया जाता है, जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव रूप में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका निवास स्थल भी पूछा जाता है। बुशमैन जो कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। ये पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि ये सम्मिलित है, ये इस प्रकार की कृषि से संबंधित। या पिग्मी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन, एस्किमो जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, मसाई जनजाति जो अफ्रीका में पाई जाती है, और किर्गिज जो एशिया में पाई जाती है। ये किसी स्थान विशेष में अपने विशेष प्रकार के जीवन यापन हेतु ये जनजातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कट करते रहिए।